नमस्कार मनी नाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। तो आज हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक की कि किस तरीके से आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचना सरकार के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। लंबे समय से सरकार की कोशिश है, सरकार ये प्लान कर रही है कि आईडीबीआई बैंक से अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अब इसके पीछे क्या कारण है, कहाँ ये पेच फंसा हुआ है, इसके बारे में हम प्रवीण सर से बातचीत करेंगे। तो प्रवीण सर, क्या लग रहा है कि सरकार जो लंबे अरसे से इस कोशिश में है कि अपनी हिस्सेदारी को बेचा जाए, लेकिन बेच नहीं पा रही है, कहाँ पर अटका हुआ सर मामला? नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 2026 में सरकार ने एक बार फिर से हम्म। सीरियस अटेम्प्ट किया कि जी। आईडीबीआई बैंक में बिडर्स बुलाए जाएं, बिक्री हो। और एक तो दो चीज़ें हुई। एक तो बिडर्स की तादाद बहुत कम रही, कम तादाद में बोली लगाने वाले रहे। जी। दूसरे, बोलियां जो लगाई गई वो सरकार का जो रिजर्व प्राइस था हम्म। उससे कम रही। ओके। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि सरकार ने आईडीबीआई बैंक का जो स्टेक सेल की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको, या जो बिडिंग की जो प्रोसेस हम्म। थी उसको फिर पूरा रोक दिया, होल्ड कर दिया। अब सरकार एक बार नए सिरे से फिर इसको शुरू करेगी। ओके। तो पहली बड़ी बात यह है कि जो बिल्कुल हालिया कोशिश थी हम्म। सरकार की आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल की, वो एक बार नाकाम हो गई है। ठीक है। अब इसी मसले में जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। हम्म। उन्होंने कहा, साहब इंटरेस्टेड तो हम भी थे बिल्कुल। खरीदने के लिए। बोली भी लगाई, पीछे हट गए बोली, थे। हाँ बोली, जी। उन्होंने ईयूआई जो होता है, हम्म। उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो जाहिर किया था। जी। लेकिन बोली नहीं लगाई, क्योंकि सरकार ने जो रिजर्व प्राइस रखा, या हम्म। उन्होंने ये कहा, जो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं, कि सरकार जो वैल्यूएशन डिमांड कर रही है जी। दरअसल वो बहुत ज़्यादा है। ओके। इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन की डिमांड है सरकार की कि उसको पूरा कर पाना मुश्किल है। हम्म। तो जिन दो लोगों ने बोली लगाई, उसमें एक फेयरफैक्स फाइनेंशियल हम्म। और दूसरा जो एमिरेट्स एनबीडी, दोनों ओके। की बोलियां रिजर्व प्राइस से नीचे रही और सरकार को खारिज करना पड़ा। तो एक बड़ी वजह जो है आईडीबीआई बैंक के जो डिसइन्वेस्टमेंट की हम्म। प्रोसेस के रुक जाने की है, वो ये है कि सरकार जो है रिजर्व प्राइस जो रखे है इसका, जी। वो उसको, जो बिडर्स हैं हम्म। वो चाहते हैं कि कम रखा जाए। सरकार के पास कुछ मजबूरियां हैं, जिस इस वजह से सरकार इस जी। प्राइस को नीचे नहीं ला पा रही। तो सरकार ये प्राइस या फिर कहें कि वैल्यूएशन जो सरकार हाई रख रही है, जबकि सरकार देख रही है कि उसके मुताबिक बोलियां आ नहीं रही हैं, तो सरकार वैल्यूएशन क्यों नहीं कम कर रही सर? ये क्या बड़े एग्जैक्टली, रीजन इसके पीछे आप देख रहे हैं? एग्जैक्टली, ये अब एक बड़ा मसला है कि आखिर सरकार को जब, और देखिए प्रोसेस कब से चल रहा है इसका, कई साल से, बिल्कुल। तकरीबन 8-9 साल से आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल की प्रोसेस चल हम्म। रही है। 2021 में FY21 जो है, जी। 2020-21 में सरकार की जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने जो है इसको पास कर दिया कि साहब अब जो है हम इसको बेचेंगे। और सीरियस एफर्ट हम्म। 2021 से चालू हो गए। तब से भी आप समझिए कि 5 साल हो गए, जी। लेकिन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई, आईडीबीआई बैंक को बेचा नहीं जा सका। अब इसके पीछे एक बड़ा मसला, या जो ये बात आ रही है कि साहब आप जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं, हम्म। वैल्यूएशन डिमांड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है, और कोई बोली जो लगा रहे हैं वो उतना देना नहीं चाहते। जी। उसके पीछे दरअसल दीपम के जो गाइडलाइंस हैं वो दरअसल आड़े आ रही। दीपम जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है, उसकी गाइडलाइंस दरअसल एक-एक चीज़ को तय करती हैं कि हम्म। आपका क्या प्राइस रहेगा, बाकी चीज़ें, वैल्यूएशन कैसे जी। डिसाइड होगी, ये सारी चीज़ें। तो सरकार दरअसल उन गाइडलाइन से पीछे हट नहीं सकती, वहाँ से वैल्यूएशन हम्म। सरकार डाउन कर नहीं सकती। सरकार तकरीबन जो 61% जो जो स्टेक स्टेक है, सेल होना बिल्कुल। है, सरकार का 45% स्टेक है, और हम्म। एलआईसी का 49% 49%। जी। स्टेक है। सरकार लगभग 30%, 30.5% बेचना चाहती है, और इतना ही एलआईसी LIC। बेचना चाहती है। दोनों मिलाकर तकरीबन 61% स्टेक बेचना चाहते हैं। इस 61%, जो हम्म। 61% स्टेक है, इसके लिए सरकार 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन चाहती है। ओके। 70,000 करोड़ रुपए सरकार चाहती है कि ये जो स्टेक जाए वो जी। 70,000 करोड़ में जाए। और 1.2 ट्रिलियन, या 1.2 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन सरकार ओवरऑल कंपनी की चाह रही है। हम्म। तो 110 रुपए प्रति शेयर की सरकार जो है वो प्राइस डिमांड कर हम्म। रही, जबकि आज का अगर आप प्राइस देखेंगे, अभी जो चल रहा है
वही लगभग 75 रुपये पे चल रहा है आज भी, लगभग 1.5% के आसपास, 1.5% से थोड़ा कम शेयर जब हम बात कर रहे हैं तब उतना गिरा हुआ था। जी। तो 75 रुपये का शेयर है, सरकार 110 रुपये डिमांड कर रही है। ये जो गैप एक आ रहा है, ये दरअसल बिडर्स को लग रहा है कि साहब बहुत ज़्यादा है इतना दे पाना। और दूसरी एक और चीज़ भी है, सरकार की तरफ से एक बयान जो शुक्रवार को आया है अनऑफिशियल या तौर पर, उसमें ये कहा गया कि सरकार इस वैल्यूएशन की जो डिमांड है इसको कम नहीं करेगी, क्योंकि प्रॉफिट और बाकी चीज़ों को अगर आप मैट्रिक्स जी, को जी। देखेंगे परफॉर्मेंस के, वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आईडीबीआई बैंक के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वहाँ पे प्रॉफिट 5% डाउन हुआ गिरता है हुआ नजर है, बिल्कुल। और 1943 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट है। तो ये दरअसल पूरी कहानी यहाँ पे सिमरनजीत दिखाई देती है। तो सर फिर जो सरकार फॉलो कर रही है दीपम की गाइडलाइंस या फिर जो रूल हैं, और जो बिडर्स आ रहे हैं वो उतने पैसा देने को तैयार नहीं है, बिल्कुल। तो ये मामला तो फिर आगे भी 5-10 साल ऐसे ही लटका रह सकता है, क्योंकि 5-6 साल तो वैसे ही हो गए इस मामले को। और अगर सरकार भी अपने स्टैंड पे रहती है कि भैया हम, वो तो गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है दीपम की, अब फिर बिडर्स क्या करेंगे, वो वहाँ तक पहुँचेंगे जो अब सरकार देखिए, की मांग है? सरकार को एक जो सोच है वो सरकार की ये भी हो सकती है यहाँ पे री स्टार्ट करने की पूरी प्रोसेस को और अभी रोकने की। एक तो दीपम की गाइडलाइंस है, दूसरी जी। चीज़ सरकार को ये लग रहा है कि मार्केट की जो कंडीशंस है शेयर बाजार की वो अभी थोड़ी ख़राब हैं और बाजार लगातार आप पिछले 1-1.5 साल को देखेंगे तो मार्केट्स के परफॉर्मेंस ख़राब है। तो सरकार हो सकता है इस प्लान को सोच कर चल रही है कि आगे चलकर जब बाजार दौड़ेगा, जब शेयर चढ़ेंगे, तो हो सकता है जो 110 रुपये पर शेयर की वैल्यूएशन को सरकार डिमांड कर रही है, मांग रही है, वहाँ पे वो वैल्यूएशन शायद मिल जाए। तो इसीलिए सरकार अपनी तरफ से इसकी वैल्यूएशन को कम नहीं करना चाहती। और एक और चीज़ भी है, जी। पिछले अगर आप कुछ वक्त को या वाजपेयी एरा के, वाजपेयी जी का जब दौर था बतौर प्रधानमंत्री, तब से डिसइन्वेस्टमेंट की गाड़ी दरअसल रफ्तार से चलना शुरू हुई थी मोटे तौर पर। अरुण शौरी को उस वक्त डिसइन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर बनाया गया था। तो उस दौर में कुछ ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट हुए थे, अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ तो हिंदुस्तान जिंक का जो वेदांता का था, कुछ एक और जो थे, उनको लेकर बाद में बहुत सवाल उठाए गए कि साहब बहुत आपने सस्ते बेच दिए। जी। और इसको लेकर विपक्ष की बार बार बड़ी आलोचना भी विपक्षी तरफ से आ सकती है सरकार को लेकर कि साहब आपने एक बैंक को इतना सस्ते में क्यों बेच दिया, जबकि आपके पास। दूसरी चीज़ है सरकार के पास डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट। सरकार ने पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, और मैं अभी इन्हीं आंकड़ों को देख रहा था एक बार, पिछले अगर आप 7 साल के आंकड़ों को देखेंगे तो सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट के जो आंकड़े हैं सिमरनजीत, उनसे सरकार लगातार उनको मीट नहीं कर पाई, या वो टारगेट पूरे मिस हुए हैं साल दर साल। और बड़ा दिलचस्प जो है वो आंकड़े हैं, FY 19-20 को देखेंगे या वित्त वर्ष 2020 को अगर आप देखेंगे, सरकार का टारगेट था 1,05,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट, थोड़ी लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए सरकार जुटा पाई 1,05,000 करोड़ रुपए के बनाम, यानी आधा टारगेट मीट हुआ। इसके बाद के आप साल में चले जाइए, FY 21 को अगर आप देखेंगे 2,10,000 करोड़ का सरकार ने भारी भरकम टारगेट रखा, और विनिवेश में आया कितना पैसा, केवल 37,000 करोड़ रुपए। तो अब आप देखिए कितना नीचे रहा। इसके बाद अगला साल अगर आप देखेंगे FY 22 को देखेंगे, सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा, और अब तक का सबसे कम जो डिसइन्वेस्टमेंट का की रकम आई वो 13,500 करोड़ रुपए आई। इसके बाद FY 22 के बाद सरकार ने दरअसल अपनी फिर स्ट्रेटजी को भी चेंज किया। सरकार ने कहा कि नहीं, इस तरह से जो टारगेट हम रख रहे हैं ये टारगेट मीट होंगे नहीं हर साल। बाद में बजट में टारगेट बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के रखे जाते हैं, बाद में जनता कहती कि साहब आपने इतना टारगेट रखा था, आप तो कमा ही नहीं पा रहे। तो सरकार ने एक अप्रोच भी चेंज की, और इसी वजह से FY 23 का जब बजट आया तो उसमें 65,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया और 35,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाए गए। तो जो टारगेट रखा गया था उससे कम आई, लेकिन फिर भी रकम ठीक ठाक आई। इसी तरह 24 को अगर आप देखेंगे तो 51,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया, 2,10,000 करोड़ रुपए सोचिए रखा गया था FY 21 में, और उसके बाद FY 24 में सीधा इसको घटाकर 51,000 करोड़ रुपए किया गया, 30,000 रुपए सरकार की किटी में आई। फिर आप FY 25 को देखेंगे, 50,000 करोड़ रुपए
का टारगेट रखा गया, 32,000 करोड़ रुपए आए। और इस साल के लिए सरकार ने, जिस वित्त वर्ष में हम है FY26 में, जी 47,000 करोड़ रुपए का सिर्फ सरकार ने टारगेट रखा। और अब चूंकि पूरा का पूरा साल बाकी है, एक ही महीना इस वित्त वर्ष का हुआ है, जी तो पूरा एक साल बाकी है जिसमें सरकार अब इस टारगेट को पाने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार ने दरअसल विनिवेश के पूरा जो सरकार का प्लान था उससे थोड़ा गेम को चेंज किया है। ओके सरकार अब ये नहीं चाहती कि कंपनियां बेची जाएं, बहुत एग्रेसिवली बेची जाए। सरकार चाहती कि स्टेक सेल हो। 2022 में समझ लीजिए कि जब टारगेट मीट नहीं हुआ, उस साल तो LIC का भी सरकार IPO लेकर आई थी। तो सरकार ने फिर जब जो अपना स्ट्रेटजी बदली, अब सरकार क्या कर रही है, सरकार इन्हीं कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाना चाहती एक तो, जी और वो पिछले कुछ सालों में दिखाई भी दिया। दूसरी चीज, सरकार ये चाहती कि इनका जब चूंकि कंपनियां प्रॉफिटेबल होंगी, कंपनियों के शेयर अच्छे चलेंगे, तो वहां से सरकार डिविडेंड लेगी ज्यादा। तो एक तो डिविडेंड पे सरकार का फोकस है, दूसरा PSUs के मोनेटाइजेशन पे सरकार का फोकस है। तो सरकार का अल्टीमेटली, सरकार ने जो अप्रोच बदली, उसमें सरकार ये सोच रही है कि साहब विनिवेश के जरिए भी पैसा ही आना है आपके खजाने में, और डिविडेंड और मोनेटाइजेशन के जरिए अगर पैसा आ सकता है तो वो भी चीज खराब नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा फोकस चेंज हुआ, और इसीलिए सरकार IDBI बैंक को सस्ते दामों पर दरअसल बेचकर निकलना नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि एक बार वैल्यूएशन दुरुस्त हो, तब हम अपना एक स्टेक यहाँ पे सेल करें और एक अच्छी खासी रकम यहाँ पर लेकर आएं। ठीक है सर, हम जो भी बात करते हैं हम अपने व्यूअर्स के नज़रिए से, जो हमारे दर्शक हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके नज़रिए से हम बात करते हैं। तो इस पूरी खबर से जो शेयर होल्डर्स हैं सर, उनके लिए क्या निकल कर सामने आ रहा है? उनके लिए ये अच्छी खबर है कि डील नहीं हो रही, या बुरी खबर है कि डील नहीं हो रही? नहीं, देखिए, इसमें अब दोनों पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि सरकार के रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स के बावजूद आप IDBI बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे या स्टेक सेल नहीं कर पा रहे, और इस तरह से सरकार को एक जो बड़ी पूंजी मिल सकती थी वो फंसी है। दूसरी चीज, जो इन्वेस्टर आ सकते थे, जैसे फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग मान लीजिए, बड़ा ग्रुप है। दूसरी तरह से एमिरेट्स NBD, ये भी बड़ा। और सरकार एक और चीज चाहती थी, सरकार असल में आपको अगर याद होगा 50% तो नहीं, 49% स्टेक सरकार जो FDI के जरिए सरकारी बैंकों में देने की तैयारी कर रही है। तो सरकार असल में सरकारी बैंकों में एक तो FDI का जो वो है कैप है उसको बढ़ाना चाहती है, विदेशी उनको लाना चाहती है। तो कई ऐसे और दूसरी तरफ एक और चीज भी है कि सरकार चाहती है कि दुनिया के जो ग्लोबल लेवल पर भारत के बड़े बैंक हों। सरकार मर्जर का एक प्लान तैयार कर रही है जिसके जरिए देश में 4 बड़े सरकारी बैंक लेकर आना है। तो एक तरफ सरकार जो है वो कंपटीशन बढ़ा रही है और बड़े बैंक क्रिएट करना चाह रही है। तो एक तो पहलू इस बात का ये हुआ। दूसरा पहलू ये हुआ, जहां पे सरकार, अब जो चुनौती वाली बात है, दूसरा पहलू ये हुआ कि अगर आने वाले वक्त में सरकार इसको ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन पर बेच पाने में सफल रहती है, तो जाहिर तौर पर ये स्टेक तो सरकार का तब भी रहेगा। ये एक अच्छी चीज भी इन्वेस्टर्स के लिए साबित हो सकती है कि कम वैल्यूएशन पर किसी बैंक को सरकार अपना स्टेक सेल क्यों करे। बिल्कुल। अच्छा, पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में देखा कि जो विदेशी बैंक हैं वो भारतीय बैंकों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, कई में हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी भी है। तो आपको लग रहा है कि विदेशी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भारतीय बाजार में, या IDBI बैंक की स्पेशली अगर बात करें, यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, इसमें अब मुझे लगता है जो बिडर्स का, या जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के जो CEO उनका बयान आया, जो एक ऊंची वैल्यूएशन की बात कही जा रही, उसका वो तभी जस्टिफाई हो सकती है कम से कम मौजूदा माहौल में, जबकि शेयरों के प्राइस ऊपर चढ़े, मार्केट ठीक हो, मार्केट कंडीशन ठीक हो, जो एक प्रॉफिट और बाकी चीजें हैं, इंटरेस्ट इनकम है, इन तमाम चीजों पर अगर बैंक का परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। ओके, चलिए सर, अब देखना ही होगा कि आगे सरकार क्या कुछ बदलाव करती है, किस तरीके से फैसले लेते हैं IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।